Hello, good morning, friends. Welcome to our new lecture of Industrial Engineering, lecture number 2. लास्ट लेक्चर के अंदर हमने प्लांट लेआउट क्या होता है उसके बारे में डिस्कस किया था और उसके कितने कितने प्लांट्स लेआउट है उन सब के बारे में हमने पढ़ाई करी थी। सो आज हम उसके आगे जो पॉइंट्स हैं टाइप्स ऑफ प्लांट लेआउट वो पढ़ेंगे। ओके, so there was two plant layout. First was product layout and second was process layout. तो अभी हम पढ़ेंगे प्रोडक्ट लेआउट क्या होता है। सो कोई भी इंडस्ट्री जब एस्टैब्लिश्ड होती है तो उसका एक प्रोडक्ट डिफाइन किया होता हुआ है कि मैं ये प्रोडक्ट बनाने वाला हूँ। तो उस प्रोडक्ट के हिसाब से जो अगर अपन प्लांट एस्टैब्लिश करते हैं कि वो एक ही प्रोडक्ट के लिए हो तो उस टाइप के प्लांट को हम बोलते हैं प्रोडक्ट लेआउट प्लांट। सो આ પ્લાન્ટ લેઆઉટ સ્ટાન્ડર્ડ પ્રોડક્ટને માસ પ્રોડક્શન સ્કેલ ઉપર ઉત્પાદન કરવા માટે વાપરવામાં આવે છે। जैसे आपकी बिस्किट की कंपनी हो गई, जैसे आपकी कार्स की कंपनी हो गई, ठीक है। तो वो जैसे आपकी बालाजी वेफर्स की कंपनी हो गई, तो ये सब जो है वो एक प्रोडक्ट फिक्स है उनका। तो वो फिक्स प्रोडक्ट के हिसाब से सारे मशीन्स की अरेंजमेंट की हुई होती है। तो उसके अंदर जो प्लांट लेआउट यूज्ड होता है वो उसके हम बोलते हैं प्रोडक्ट लेआउट। प्रोडक्ट लेआउटમાં મશીનો અને સાધનની ગોઠવણી પ્રોડક્ટ બનાવવા માટે કરવામાં આવતી उत्पादन प्रक्रियाओं क्रम मुजब करवामा आवे छे। मतलब उसके अंदर एक एक मशीन को ऐसे अरेंजमेंट किया हुआ है कि स्टार्टिंग से आपका प्रोडक्ट बनता बनता जाए और एंड मशीन के अंदर वो फिनिश आपको मिल जाए। सो अहीं मटीरियल एक कार्यस्थल थी बीजा कार्यस्थल पर क्रमिक रीते उत्पादन प्रक्रियानी जरूरियात प्रमाणे आगळ वधे छे અને છેવટે તે પ્રોડક્ટ બનીને બહાર નીકળે છે। एक छेड़ाथी दाखल थाय छे मटीरियल અને બીજા છેડાથી तैयार प्रोडक्ट स्वरूपे આપણને બહાર મળે છે। તો આવા લેઆઉટને प्रोडक्ट लेआउट कहिए છીએ। तो प्रोडक्ट लेआउट का एक डायग्राम है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, एग्जाम के अंदर बहुत बार आया हुआ है, सिर्फ डायग्राम ही ड्रॉ करना होता है, ऐसा ही क्वेश्चन आता है। तो यहाँ पर आप देखिए, इधर हमारा एक कंपनी का स्ट्रक्चर दिया हुआ है। यहाँ पे 3 वेज हैं, फर्स्ट है एक्स, वाई एंड जेड। ओके, यहाँ से स्टोर रूम में से आपका रॉ मटेरियल ये तीनों डायरेक्शन में जाएगा, क्योंकि ये तीनों अलग अलग रास्ते हैं जहां से हमको गुजरना है। तो अगर पहले रास्ते से जो अपना प्रोडक्ट जा रहा है वो ए टाइप के मशीन्स के ऊपर प्रोसेस होगा, फिर उसके बाद बी टाइप के मशीन्स के ऊपर प्रोसेस होगा, उसके बाद सी टाइप के मशीन्स के ऊपर प्रोसेस होगा। वाई रास्ता जो जा रहा है वहां पे डी टाइप के मशीन के ऊपर प्रोसेस हुआ, फिर ई टाइप में आया, और यहाँ आर पॉइंट पे एक्स का प्रोडक्ट और वाई का प्रोडक्ट एक साथ असेंबली होने जाएगा। असेंबली होकर वो एफ नंबर के मशीन के ऊपर जाएगा और जी टाइप के मशीन के ऊपर जाएगा। और यहाँ से जेड का जो प्रोडक्ट जो बन रहा है वो एच आई जे, ये तीनों मशीन्स के ऊपर से फिर ये एस जंक्शन पे आपको मिलेगा। तो मतलब 3 अलग अलग रास्तों से आपका प्रोडक्ट प्रोसेस होकर एक पॉइंट पे मिला, फिर ये तीनों प्रोडक्ट का जो असेंबली होगा वो के नंबर के ऊपर जाएगा और एल के ऊपर प्रोसेस होकर लास्ट में आपका जो स्टोर रूम है या स्टॉक रूम है, इंस्पेक्शन के बाद सेंट्रल इंस्पेक्शन होगा, फिर फिनिश प्रोडक्ट का एल मतलब लास्ट स्टेज, फिर डायरेक्ट आता है इंस्पेक्शन। तो सेंट्रल इंस्पेक्शन हुआ, अगर प्रोडक्ट ओके निकला तो फिर स्टॉक रूम के अंदर आपका
जाएगा। जैसे आप एक मोबाइल का एग्जांपल ले लीजिए, यहाँ पे मोबाइल एक्स इसका जो केस बनता है, बी टाइप के ऊपर उसकी स्क्रीन बनती है, इधर सीपीयू प्रोसेसिंग यूनिट बनता है, इधर आप देखोगे तो स्पीकर का डी टाइप के ऊपर स्पीकर रख दो, इधर आप चार्जिंग प्लग रख दो ई टाइप के ऊपर। जेड टाइप के रास्ते के अंदर आप उसके अंदर जो कलर्स हैं, कौन से कलर का है वो आप केसिंग रख दो, इधर आप दूसरा कोई भी अंदर का जो यूनिट है कैमरा रख दो, ठीक है, इधर माइक रख दो। तो ये सब एक एक स्टेशन के ऊपर मोबाइल का प्रोसेस होकर एस जंक्शन के ऊपर मिलेगा, फिर डायरेक्ट उसकी फिनिशिंग और उसके ऊपर पैकिंग और सेंट्रल इंस्पेक्शन, ठीक है। तो ये जो आपका एक प्रोडक्ट हो गया, उसके लिए जो लेआउट हमने बनाया इसको हम बोलते हैं प्रोडक्ट लेआउट। सो प्रोडक्ट लेआउट के एडवांटेजेस क्या क्या है, तो इसके अंदर जो आपका मटेरियल हैंडलिंग कॉस्ट होता है वो बहुत ही कम हो जाता है, क्योंकि आपको एक जगह से दूसरी जगह प्रोडक्ट को बार बार ले जाना नहीं पड़ता। स्टैंडर्ड प्रोडक्ट નું મોટા જથ્થામાં ઉત્પાદન કરવા અનુકૂળ છે। अगर आपको बहुत प्रोडक्ट बनाने हैं, बहुत सारे मास प्रोडक्शन, तो ये लेआउट आपके लिए बहुत सही रहेगा। फिर एकम उत्पादन માટે ઓછો फ्लोर एरिया જોઈએ છે, कुल उत्पादन समय ओछो लागे है। जो यहाँ पे आपकी जगह भी कम है प्लांट की, तो भी आप अच्छे से काम कर पाओगे। फिर उसके अंदर जो टाइम होगा वो भी बहुत कम लगेगा, ठीक है। फिर इधर एक मशीन के ऊपर एक ही इंसान रहेगा, तो उसको एक ही काम सिखाना पड़ेगा, तो उसके लिए जो उसकी क्रिएटिविटी है, कुशल कारीगर ની જરૂર પડતી નથી। सेमी कुशल कारीगर હોય तो मजूरी खर्च घटे છે, तो उसको आप कम पैसे के अंदर भी काम करवा सकते हो। एक જ પ્રકારનું કાર્ય થતું હોવાથી રૂટીન પ્રકારનું કાર્ય થઈ જતા ઇન્સ્પેક્શન કરવા આવનાર કે વધુ કરવાની જરૂર પડતી નથી। दूसरा है, इस प्रक्रिया के अंदर मटेरियल की इन्वेंटरी भी अपन कम रखते हैं। इन्वेंटरी का मतलब होता है आपका रॉ मटेरियल, ठीक है, सामान जो आपका रॉ मटेरियल होता है उसको इन्वेंटरी बोलते हैं। પ્રોડક્ટ પ્લાનિંગ અને કંટ્રોલ સરળ હોય છે, રેકોર્ડ્સનો ખર્ચ પણ ઓછો થાય છે। કારીગર માટે ઉત્પાદિત સંખ્યા પ્રમાણમાં इंसेंटिव स्कीम दाखिल करी शकाय છે। मतलब इंसेंटिव स्कीम मतलब ज्यादा काम करोगे तो ज्यादा पैसा मिलेगा, उस हिसाब से आप स्कीम भी रख सकते हो। ओके, अब इस टाइप के प्लांट के डिसएडवांटेजेस क्या है, तो इसके अंदर मूडी रोकाण વધારે કરવું, पैसे आपको ज्यादा लगते हैं। स्टैंड बाय मशीनों राखवा पड़े छे એટલે वड़ी पाछू मूडी रोकाण वधी जाए। स्टैंड बाय मतलब अगर कोई मशीन खराब हो जाता है तो दूसरा उसके लिए रखना पड़ेगा स्टैंड बाय के अंदर। वर्क स्टेशन गोठवाई गया बाद अन्य प्रोडक्ट उत्पादन માટે अनुकूलता नहीं, એટલે लेआउट फ्लेक्सिबल नहीं। फ्लेक्सिबल नहीं है लेआउट, आपको एक ही प्रोडक्ट बनाना है तो एक ही प्रोडक्ट आपका बन पाएगा, दूसरे प्रोडक्ट के लिए ये प्लांट काम आएगा नहीं। एक साथ विविध प्रक्रियाનું જ્ઞાન જરૂરી થતા સુપરવિઝન અધૂરું પડે છે। ઓપરેટર ગેરહાજર રહે કે મશીન બંધ પડે તો આખી પ્રોડક્શન લાઈન અટકી જાય છે। પુનરાવર્તિત એક જ કામ કરવાથી ઓપરેટરો કંટાળી જાય છે અને તેમને જોઈતો કાર્ય સંતોષ મળતો નથી। પ્રોડક્ટ લાઈનની કેપેસિટી કરતા વધુ પ્રોડક્ટ મેળવી શકાતું નથી। કેપેસિટી હોય उतना ही प्रोडक्ट आपको मिल पाएगा, ज्यादा मिल पाएगा नहीं। ओके, तो ये थे इसके लिमिटेशन और गैर फायदे। अब नेक्स्ट है हमारा प्रोसेस टाइप लेआउट। प्रोसेस टाइप लेआउट के अंदर अपन जैसे एक लाइन में अलग अलग मशीन थे प्रोडक्ट के अंदर, इसके अंदर एक टाइप के सारे मशीन को अलग अलग जगह पे रखा हुआ होता है। जैसे प्रोसेस लेआउट में दरेक विभाग ने अलग डिपार्टमेंट को उत्पादन सामान्य क्रम में राखीने तेमा एक विभाग में फक्त एक ज प्रकारना मशीनों અને સાધનો એકી સાથે એક જ જગ્યાએ રાખવામાં આવે છે। जैसे कि टर्निंग सेक्शन में બધા પ્રકારના લેથ મશીન જ મૂકવામાં આવે છે। મિલિંગ વિભાગની અંદર મિલિંગ મશીનો જ હોય, વેલ્ડિંગ વિભાગની અંદર બધા વેલ્ડિંગ મશીનો જ હોય, જેવી રીતે આપણે ફિગરમાં જોઈશું। तो यहाँ पे स्टोर है, तो यहाँ पे 6 अलग अलग डिपार्टमेंट है। टर्निंग विभाग ની અંદર ખાલી લેથ મશીન જ હોય બધા,
10 કે 20 લેથ મશીન જ પડ્યા હોય. ડ્રિલિંગ વિભાગમાં ડ્રિલિંગ મશીન જ હોય, એસેમ્બલી વિભાગમાં ખાલી એસેમ્બલી માટેના જ મશીનો હોય, મિલિંગ વિભાગમાં મિલિંગ मशीन હોય, बोरिंग विभाग में बोरिंग है। तो यहाँ पे अलग अलग डिपार्टमेंट दे दिए, तो इसके अंदर सब टर्निंग मतलब लेथ मशीन ही होगा, बट प्रोडक्ट यहाँ पे फिक्स नहीं है। यहाँ पे 10 लेथ मशीन है तो अलग अलग लेथ मशीन के ऊपर अलग अलग प्रोडक्ट तैयार होते होंगे। क्लियर? इधर मिलिंग मशीन है तो अलग अलग मिलिंग मशीन के ऊपर अलग अलग प्रोडक्ट तैयार हो रहे होंगे। सो यहाँ पे आपको फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाएगी कि आप एक से ज्यादा प्रोडक्ट आप निकलवा सकते हो। क्लियर? तो इस टाइप के लेआउट के क्या फायदे हैं? स्टैंड बाय मशीनों जरूर पड़ती नहीं ने कोई सगवड़ बेवड़ाती नहीं, એટલે મશીનોનું મૂડી રોકાણ ઓછું કરો। इसके अंदर कोई भी मशीन खराब हो जाए तो आपके पास ऑलरेडी 20 मशीन ही है, लेथ मशीन, तो किसी भी मशीन के ऊपर आप काम करवा सकते हो। जुदा जुदा प्रोडक्ट નું ઉત્પાદન વધારાનું કાર્ય કર્યા વિના કરી શકાય છે। अलग अलग जैसे मैंने बताया प्रोडक्ट आप अलग अलग प्रोडक्ट कर सकते हो। ફંક્શનલ ધોરણે સગવડતા કરી હોવાથી અસરકારક સુપરવિઝન કરવું પડે છે। अलग अलग प्रकारનું कार्य મળવાથી કામદારોને કાર્ય સંતોષ થાય છે। इसके अंदर ऑपरेटर के पास अलग अलग काम आएगा, ऐसा नहीं कि उसको सिर्फ एक ही काम बार बार करना, वो अलग अलग प्रोडक्ट होगा तो उसके हिसाब से उसको प्रोडक्ट बनाने की जो प्रोसीजर है वो चेंज होती जाएगी, तो नया नया काम आता रहेगा। छोटी छोटी टीम के द्वारा उत्पादन ने साथों साथ मेंटेनेंस कार्य पण करी शकाय छे। अगर आपको कोई मशीन खराब हुआ हो तो आप साथ में वो ठीक भी कर सकते हो। प्लांट लेआउट फ्लेक्सिबल है, એટલે जुदा जुदा प्रोडक्ट उत्पादन કરી શકાય છે। बहुत सारे प्रोडक्ट आप बना सकते हो, फ्लेक्सिबल प्लांट लेआउट। तो इसकी अब लिमिटेशन क्या क्या है? तो एक વિભાગમાંથી બીજા વિભાગમાં મટીરીયલ જાય તો જોબની ઘણી હેરફેર કરવી પડે છે, એટલે કે મટીરીયલ હેન્ડલિંગ ખર્ચ વધુ આવે છે। मतलब एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में प्रोडक्ट को ले जाने का जो टाइम होगा और जो मटेरियल हैंडल करने का जो खर्च होगा वो बढ़ जाएगा। अगर आपका प्लांट बहुत दूर है, 1 किलोमीटर दूर है, तो उसको एक प्लांट से दूसरे प्लांट में मशीन आपके जॉब है उनको ले जाने के लिए खर्चा तो होगा ही। ओके, तो उसको बोलते हैं मटेरियल हैंडलिंग खर्च। દરેક વિભાગ અલગ અલગ હોવાથી હલનચલન અને હેરફેર માટે દરેક વિભાગને સાંકળતા રસ્તાઓ રાખવા પડે છે, એટલે પ્રોડક્ટ દીઠ ફ્લોર એરિયા વધારે જોઈએ છે। मतलब आपका एरिया है प्लांट का वो बड़ा चाहिएगा। जुदा जुदा प्रकारना कामो करवा पड़ता होवाथी मशीन ऑपरेटर कुशल होवा जरूरी छे, એટલે મજૂરી खर्च વધે છે। यहाँ पे आपको स्किल वर्कर चाहिएगा, अगर स्किल्ड वर्कर नहीं है तो आपका वो काम नहीं कर पाएगा अलग अलग, तो उसको तनख्वाह भी ज्यादा देनी पड़ेगी, इसलिए मजूरी आपकी बढ़ जाती है। इंस्पेक्शन વધારે કરવા પડતા હોય, इंस्पेक्शन નો સ્ટાફ જોઈએ છે। પ્રોસેસ થતા માલને ઇન્વેન્ટરી વધુ રાખવી પડે છે કારણ કે ઇકોનોમિક બેચ સાઇઝ મોટી હોય છે। પ્રોડક્ટ પ્લાનિંગ અને કંટ્રોલ ગૂંચવણભર્યું હોય છે અને તેના પર વધુ પેપરવર્ક કરવું પડે છે। जुदा जुदा प्रोडक्ट નું प्रोसेस प्लानिंग जुदू जुदू करવું પડે છે। मतलब यहाँ पे आपके 10 प्रोडक्ट बन रहे हैं एक साथ, तो सबकी प्रोसेस अलग अलग करनी पड़ेगी। क्लियर? ऑपरेटरों माटेनी इंसेंटिव स्कीम बनावવાની मुश्किल છે। कौन सा ऑपरेटर ने कितना काम किया वो आपको सही समझ में आएगा नहीं, तो वो आपकी इंसेंटिव जो स्कीम है वो आपकी सही नहीं रहेगी। क्लियर? तो यहाँ पे ज्यादा प्रोडक्ट बनते हैं तो इसके लिए आप इसको प्रोसेस लेआउट हम बोलते हैं। क्लियर? बहुत ही इंपॉर्टेंट ये सारे टॉपिक्स हैं। अब आते हैं प्लांट लेआउट के ऊपर असर करता परिबलों, फैक्टर्स अफेक्टिंग प्लांट लेआउट। अगर आप कोई भी प्लांट लेआउट बना रहे हो तो उसके ऊपर कौन कौन से फैक्टर होंगे वो इनका असर करेंगे। तो पहला तो है मशीन का स्पेस। डायग्राम के अंदर आप देख पा रहे हो कि एक मशीन हो कितनी जगह रोकता है। तो मशीन स्पेस का मतलब यही है कि मशीन हो और उसकी मोटर हो, कंट्रोल पैनल हो, ऑपरेटर को काम करने की जगह हो, कन्वेयर बेल्ट हो या अन्य कोई मटेरियल हैंडलिंग के जो इंस्ट्रूमेंट हो तथा टूल्स हो या जिग्स फिक्सचर हो, तो उसको रखने की जगह है वो मशीन स्पेस कहलाती है। तो आपको उतनी स्पेस चाहिए कि प्लांट लेआउट अगर आप क्रिएट कर रहे हो तो उस हिसाब से इसके आपको ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है?
फैक्टर्स मतलब उसके ऊपर आपको ध्यान देना पड़ेगा। तो ये चीज है उसके ऊपर। फर्स्ट है आपका मशीन स्पेस, हम पॉइंट बाय पॉइंट पढ़ते जाएंगे। तो मशीन स्पेस मतलब कितना स्पेस रोक रही है मशीन काम करने के लिए, ऑपरेटर को कितना चाहिए, जो ये रास्ता जा रहा है वो सब स्पेस आपकी इसके अंदर आ जाएगी। ओके, नेक्स्ट है प्रोडक्ट स्पेस, मतलब ઉત્પાદન કરેલી ચીજ વસ્તુને રાખવાની જગ્યાને પ્રોડક્ટ સ્પેસ કહે છે। आपको आपका प्रोडक्ट तो बन गया, फिर आप रखोगे कहाँ, तो उसके लिए भी स्पेस चाहिएगा। तो आप जब भी प्लांट लेआउट बना रहे हो तब इसको भी आपको कंसीडर करना पड़ेगा, प्रोडक्ट का स्पेस। ठीक है, तो कुछ कुछ प्लांट के अंदर आप इस तरीके से प्रोडक्ट रखे हुए होते हैं, वो देख पा रहे हो। ठीक है, ये सब रैक है, इसके अंदर आप इस टाइप के मशीन होते हैं जो उसको ऊपर ऊपर रखते जाते हैं, कोई नीचे भी पड़े हुए होते हैं बॉक्सेस। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, प्रोडक्ट स्पेस। सेकंड वन इज सर्विस एरिया, मतलब टूल रूम हो गया, टॉयलेट बाथरूम हो गया, कैंटीन हो गया, स्टोर हो गई, एलिवेटर्स हो गया, आपके पगथिया थी गया, लॉकर रूम्स हो गए, ठीक है, स्टेप्स हो गए। तो ये सारा कहलाता है सर्विस एरिया का स्पेस। तो आपको ये स्टोर रूम या टूल रूम वो भी आपके प्लांट के अंदर रखना पड़ेगा, तो उसके रिगार्डिंग भी आपको स्पेस चाहिएगा। तो ये हो गया आपका सर्विस एरिया स्पेस, इस फैक्टर को भी आपको ध्यान में रखना है। दूसरा है ओवरहेड स्पेस, मतलब नॉर्मल आपकी फ्लोरिंग से लेकर जमीन से लेकर आपकी छत तक का जो स्पेस है वो कितना है। तो जमीन અને સીલિંગ વચ્ચેના ક્યુબિક સ્પેસને ઓવરહેડ સ્પેસ કહે છે। कन्वेयर हो गए, क्रेन हो गई, ये येलो कलर की आपको जो क्रेन दिख मटेरियल स्टेकिंग दरमियान ओवरहेड स्पेसની જોગવાઈ ગણતરીમાં લેવામાં આવે છે। क्लियर, तो ये हो गया आपका ओवरहेड स्पेस, मतलब जमीन से लेकर छत तक का आपका स्पेस कितना है वो भी आपको कंसिडर करना पड़ेगा, क्योंकि प्लांट के अंदर आप सारे एरिया को कवर करोगे तो ही आपका लेआउट सक्सेसफुल जाएगा। नेक्स्ट है मटेरियल હેન્ડલિંગ ના સાધનો, માલ સામાનની હેરફેર માટે કયા કયા પ્રકારના સાધનો વાપરવાના છે તેના પર પ્લાન્ટ લેઆઉટની ડિઝાઇનનો આધાર છે। દાખલા તરીકે ये जो आपको कन्वेयर बेल्ट दिख रहा है वो आपका मटेरियल हैंडलिंग सिस्टम है। फिर आप छोटे छोटे गाड़ी देखते हो जो माल्स को एक जगह से दूसरी जगह ले जाती है, जो मैंने पहले फोटो में दिखाई, वो भी एक आपका मटेरियल हैंडलिंग का इक्विपमेंट है। तो उसके लिए जगह रखनी है, ये सारे क्रेन के लिए जगह, ये सब आपको मटेरियल हैंडलिंग के जो साधन है इक्विपमेंट है उसके लिए जगह छोड़नी पड़ेगी। तो ये भी फैक्टर आपको एक ध्यान में लेना है प्लांट लेआउट के अंदर। क्लियर, तो ये हो गया आपका प्लांट लेआउट के फैक्टर्स। नेक्स्ट है हमारा जो टॉपिक है प्रिंसिपल ऑफ प्लांट लेआउट, प्लांट लेआउट ना सिद्धांतों। तो उसके अंदर फर्स्ट पॉइंट है ओछाમાં ઓછું अंतर। एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए आपको बहुत कम स्पेस में, मतलब शॉर्ट डिस्टेंस रखना है तो आपका टाइम बचेगा। स्पेस का यूटिलाइजेशन अच्छे से, आपको जितना स्पेस मिला है उसको अच्छे से यूटिलाइज करना है। माल सामान मूवमेंट है जो आपकी एक जगह से दूसरी जगह, वो मटेरियल हैंडलिंग के द्वारा आपको करनी है ताकि आपका टाइम बचे। वेंटिलेशन एंड लाइट, अच्छे से लाइट आ रही हो ताकि काम करने को वर्कर है उसको अच्छा लगे वो काम करना। सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, आपका जो प्रोडक्ट बना हुआ है उसकी सेफ्टी रहे, आपके वर्करों की सिक्योरिटी रहे। ठीक है, तो सॉरी, वर्करों की सेफ्टी रहे और आपके प्रोडक्ट की सिक्योरिटी रहे, उस तरीके से आपकी गोडाउन वगैरह होना चाहिए। और लेआउट फ्लेक्सिबिलिटी, अगर आपका प्लांट जो है प्रोडक्ट आपने चेंज कर दिया तो उस हिसाब से आपका प्लांट आप नया कर सकते हो या फिर उसके फेर बदली कर सकते हो, उसको फ्लेक्सिबिलिटी बोलते हैं। तो ये सारे प्रिंसिपल है, बेसिस जो आपको प्लांट लेआउट के अंदर ध्यान रखने हैं। ओके, सो हियर इज द होमवर्क 2 फॉर द industrial engineering. What is product type plant layout? Explain with diagram. Write advantages and limitation of product layout. What is process type plant layout?
explain with diagram, write advantages and limitation of process layout, explain factor affecting plant layout. ये 5 क्वेश्चन आपको इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग की नोटबुक के अंदर लिखकर मुझे गूगल क्लासरूम के अंदर सेंड करने हैं। ओके, और किसी को भी कोई डाउट हो तो मुझे पर्सनली कॉल करके या मैसेज करके पूछ सकता है। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।